टेली फोन की घंटी बजते ही साथ बैठे हुए जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। राना हाउस, जोसेफ ने कहा। मैं ताहिर बोल रहा हूँ जोसेफ। जवाना कहाँ है? दूसरी तरफ से ताहिर की आवाज़ सुनाई दी। आपने कमरे में है, जोसेफ ने जवाब दिया। इमरान साहब के अगवा के सिलसिले में अब तक सफदर और सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरों ने जो इंक्वायरी की है उसके मुताबिक इमरान को मरीज के रूप में एक चार्टर्ड जेट तैयारे से कारमन ले जाया गया है। मैंने कारमन में फॉरेन एजेंट गुलबर्ग के ज़िम्मे लगाया था कि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी करे, लेकिन जिस अंदाज में इमरान साहब को अगवा किया गया है उससे ज़ाहिर होता है कि वो लोग इंतहाई मुंजिम और बावसाइल हैं और वो लोग इमरान साहब से कोई ख़ास काम लेना चाहते हैं, इसीलिए उसे इस अंदाज में उन्होंने अगवा किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम और जवाना दोनों फ़ौरन कारमन पहुँचो और वहाँ अपने तौर पर इमरान का खोज लगाओ। वैसे मैं सीक्रेट सर्विस की टीम भी वहां भेज रहा हूं, लेकिन तुम दोनों यहां से तैयारा चार्टर्ड कराकर वहां पहुंचो। गुलबर्ग ने अब तक जो इंक्वायरी की है उसके मुताबिक इमरान को एयरपोर्ट से कारमन दारुल हुकूमत के नवाब में वाक़या एक खंडरनुमा इमारत में ले जाया गया है। इस खंडरनुमा इमारत को कारमन में टासी बिल्डिंग कहा जाता है और ये इमारत वहाँ मशहूर है, इसलिए तुम आसानी से वहाँ तक पहुँच जाओगे। इससे आगे इमरान को कहाँ ले जाया गया है इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन गुलबर्ग ने एक टिप दी है जिसकी वजह से मैं तुम दोनों को वहां फौरी तौर पर भेजना चाहता हूं। टासी बिल्डिंग में वो एम्बुलेंस मौजूद थी जिसमें इमरान को ले जाया गया था। इस एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट की साइड में एक कार्ड पड़ा हुआ मिला है जिस पर कारमन की पेशावर कातलों की मशहूर तंजीम ब्लैक हार्ट्स का मखसूस निशान बना हुआ है। गुलबर्ग ने बताया है कि ये तंजीम इंतहाई खुफिया है और अगर इसे तलाश करने की कोशिश की जाए तो तलाश करने वालों को फौरन हलाक कर दिया जाता है। उसने बताया कि आमतौर पर यही कहा जाता है कि कारमन का सबसे खतरनाक क्लब जिसे मारमेंट क्लब कहा जाता है, वहां का मालिक जिसका नाम भी मारमेंट है वो ब्लैक हार्ट्स की बुकिंग करता है। लेकिन गुलबर्ग ने बताया है कि इस क्लब में सिवाय कारमन के मशहूर बदमाशों के और कोई दाखिल नहीं हो सकता। दूसरे आदमी को देखते ही हलाक कर दिया जाता है। तुम दोनों फौरन वहां पहुंचो और उस मारमेंट के जरिए मालूम करो कि इमरान को किसने अगवा किया है, क्यों अगवा किया है और इमरान को बरामद कराओ, ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। जोसेफ का चेहरा इस दौरान सुर्ख पड़ चुका था। आपने अच्छा किया ताहिर साहब, मुझे बता दिया। अब मैं अफ्रीका की सबसे गहरी ताका माई की स्याह दलदल की तह से भी बॉस को खींचकर बह ले आऊँगा और जिन लोगों ने बॉस की तरफ नापाक नज़रों से देखा मैं उन्हें शो ताला की बढ़ती हुई आग में जिंदा फेंक दूंगा, जोसेफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अगर तुम्हें रकम की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं ताहिर साहब, रकम की ज़रूरत नहीं है। इमरान साहब हमें अक्सर रकूमात देते रहते हैं, लेकिन अब हमारा खर्चा नहीं रहा, इसलिए वो रकूमात हमारे पास जमा हैं। आप बेफिक्र रहें, जोसेफ ने जवाब दिया। साथ साथ मुझे ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देते रहना और जवाना के सामने रिपोर्ट देते हुए ख्याल रखना कि उसे मेरे मुतल्लिक असल बात का इल्म ना हो, ब्लैक जीरो ने कहा। आप बेफिक्र रहें, जोसेफ ने कहा और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनते ही उसने रिसीवर करेडल पर पटका और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। जवाना, जवाना, जोसेफ ने ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहा। तो चंद लम्हों बाद जवाना अपने कमरे से निकलकर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। बास को अगवा करके कारमन ले जाया गया है और इस अगवा में कारमन का मशहूर कातिल ग्रुप ब्लैक हार्ट्स मुलविस है। अभी एक्स्ट्रो ने फ़ोन करके हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे साथ फ़ौरन कारमन पहुंचूं और इमरान साहब का खोज लगाऊं। मैं राना हाउस के सिस्टम को ऑटोमेटिक करता हूं, तुम फ़ौरन एयरपोर्ट पर कारमन के लिए जेट तैयारा चार्टर्ड करवाओ। जल्दी करो, जोसेफ ने कहा और तेज़ी से राना हाउस के तहखाने की तरफ दौड़ पड़ा। ओह वेरी बैड, मगर ये कब और कैसे हुआ? जवाना ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा। वक्त मत ज़ाया करो, जवाना रास्ते में सारी बात बता दूंगा। तुम तैयारा चार्टर्ड कराओ, जोसेफ ने मुड़े बगैर कहा। लेकिन कारमन के लिए कागजात भी तो तैयार कराने होंगे, जवाना ने होंठ चबाते हुए कहा। उसकी फिक्र मत करो, वो मेरे ज़िम्मे हो जाएगा, जोसेफ ने कहा और जवाना तेज़ी से वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां फ़ोन मौजूद थे और फिर थोड़ी देर बाद वो राना हाउस से निकलकर एक टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। जोसेफ ने रवानगी से पहले सर सुल्तान को फ़ोन करके कागजात की तैयारी का कह दिया था और सर सुल्तान ने कहा था कि वो एयरपोर्ट पहुंचे।
कारमन सफारत खाने से उन्हें वीज़ा कागजात वहीं एयरपोर्ट पर ही मिल जाएंगे। यही वजह थी कि वो दोनों सीधे एयरपोर्ट जा रहे थे और जिस तरह सर सुल्तान ने कहा था वैसे ही हुआ। उनके वहां पहुंचते ही उन्हें फौरी इजाज़तनामा मिल गया और थोड़ी देर बाद वो दोनों चार्टर्ड जेट तैयारे के जरिए कारमन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें कारमन दारुल हुकूमत पहुंचने में कई घंटे लग गए। रास्ते में जोसेफ ने जवाना को तफसील बता दी थी। उन लोगों ने मास्टर पर हाथ डालकर अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं जोसेफ। मैं उन्हें ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि कारमन के बाशिंदे सदियों तक उनके अंजाम से इबरत पकड़ते रहेंगे, जवाना ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। और जोसेफ ने उसी अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो जवाना से 100% मुतफिक हो। कारमन एयरपोर्ट पहुंचकर ज़रूरी चेकिंग के बाद वो दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, अचानक एक तरफ खड़ा हुआ एक उधेड़ उम्र आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। आप में से जोसेफ साहब कौन हैं? मेरा नाम गुलबर्ट है और एक्स्ट्रो ने मुझे आपके पास भेजा है, उस आदमी ने करीब आकर कहा तो वो दोनों ठठक कर रुक गए। मेरा नाम जोसेफ है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। ये लीजिए कार्ड। उस एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट के करीब गिरा हुआ मिला था। उस पर मौजूद निशान ब्लैक हार्ट्स का मखसूस निशान है। उस पर 14 नंबर भी लिखा हुआ है। आपने उस 14 नंबर का खोज लगाना है, उससे ही आपको सुराग मिल सकेगा। आपके लिए मैंने एक रैशगाह का भी बंदोबस्त कर दिया है, ये उसकी चाबियां हैं, साथ ही पते का टोकन भी मौजूद है। उस रैशगाह में कार, असला और दूसरा ज़रूरी सामान मौजूद है। ये है मेरा कार्ड, इस पर मेरा फ़ोन नंबर दर्ज है। अगर किसी भी लम्हे आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। गुलबर्ट ने जेब से एक की रिंग जिसमें चाबी थी और साथ ही एक टोकन था निकालकर जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप हमें इस रैशगाह पर ड्रॉप कर दीजिए। जोसेफ ने कहा, सॉरी मिस्टर जोसेफ, ब्लैक हार्ट्स कारमन का सबसे खतरनाक ग्रुप है और मैंने यहाँ मुस्तकिल रहना है। मैं सामने नहीं आना चाहता। दरपर्दा मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। गुलबर्ट ने जेब से एक कार्ड निकालकर जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, आपका शुक्रिया, हम खुद ही ब्लैक हार्ट्स से निपट लेंगे, आप जा सकते हैं, जवाना ने कहा। और गुलबर्ट सर हिलाता हुआ खामोशी से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ गया। पहले उस रैशगाह पर चले, वहां से कार लेकर क्लब जाएंगे, जोसेफ ने कहा। नहीं, हम यहाँ से सीधे मार्मन क्लब जाएंगे, जवाना ने ठोस लहजे में कहा और तेजी से टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। जोसेफ भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। उसने दोनों कार्ड, चाबी, की रिंग अपनी जेब में डाल लिया था। थोड़ी देर बाद उनकी टैक्सी मार्मन क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। जोसेफ और जवाना दोनों टैक्सी की अगली सीट पर बैठे हुए थे। उन दोनों के चेहरे सुते हुए थे और चेहरों पर पथरीली संजीदगी तारी थी। टैक्सी ड्राइवर की नज़रें बार बार बैक मिरर पर उठ जाती थी। जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मार्मन क्लब क्यों जा रहे हैं? अचानक टैक्सी ड्राइवर ने कहा। तुम टैक्सी चलाओ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं कि हम क्यों जा रहे हैं, समझे? जवाना ने गुराते हुए कहा। तो टैक्सी ड्राइवर जैसे सहम कर रह गया। मैं तो जनाब इसलिए पूछ रहा था कि वहाँ किसी अजनबी को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और आप बहरहाल अजनबी हैं। टैक्सी ड्राइवर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सहमे हुए लहजे में कहा, तुमसे जो कहा गया है वो करो वरना, जवाना ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। यस सर, सॉरी सर, ड्राइवर ने और ज्यादा खौफजदा लहजे में कहा। और इसके बाद उसने कोई बात न की। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो दारुल हुकूमत के उस हिस्से में आ गए जहाँ की इमारतें अपने तर्ज तामीर से खासी कदीम दिखाई देती थीं। और फिर चंद लम्हों बाद टैक्सी एक 2 मंजिला इमारत के कंपाउंड के गेट के करीब जाकर रुक गई। इमारत पर मार्मन क्लब का एक बड़ा सा बोर्ड मौजूद था जिसके अल्फाज इस्तिबदाद ज़माना से तकरीबन मिट चुके थे, लेकिन बगौर पढ़ने से बहरहाल मार्मन क्लब के अल्फाज पढ़े जा सकते थे। जनाब, क्लब के अंदर टैक्सी ले जाना मना है, इसलिए मुझे बाहर ही रुकना पड़ा है जनाब, ड्राइवर ने कहा। तो जोसेफ और जवाना दोनों बगैर कोई बात किए दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आए। जोसेफ ने जेब से दरमियानी मालियत का नोट निकाला और टैक्सी ड्राइवर की गोद में फेंककर वो तेज कदम उठाते कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गए। अंदर दाखिल होते ही उन्हें माहौल का अंदाज़ा हो गया। क्लब में आने जाने वाले मर्द और औरतें अपने लिबास, चेहरे मोहरे और चाल ढाल से ही ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद नज़र आ रहे थे, लेकिन वो दोनों तेज कदम उठाते क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। आपने किन से मिलना है? गेट पर मौजूद कवि हैकल दरबान ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। हट जाओ रास्ते से, जवाना ने गुराते हुए कहा और दरबान को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया।
जोसेफ भी उसके पीछे था। हाल खासा बड़ा था और आधे से ज्यादा भरा हुआ था। वहां मनशियात का गलीज धुआं और तेज शराब की बू हर तरफ फैली हुई थी। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिस पर एक पहलवान नुमा गुंडा खड़ा हुआ था। हाल में 4 अफराद हाथों में मशीन गन्ने पकड़े हाल के चारों कोनों में खड़े हुए थे। उन सब की नजरें जोसेफ और जवाना पर जमसी गईं। हाल में मौजूद अफराद भी चौंक कर उन्हें देखने लगे, लेकिन जोसेफ और जवाना की उनकी तरफ देखे बगैर तेज तेज कदम उठाते काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए। मार्मन कहाँ है? उसे कहो कि मास्टर किलर का जवाना अपने साथी के साथ उसे मिलना चाहता है। जवाना ने काउंटर के करीब पहुंचकर इंतहाई सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। मास्टर किलर? वो क्या चीज़ है? काउंटर पर खड़े पहलवान नुमा गुंडे ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन दूसरे लम्हे हाल थप्पड़ की जोरदार आवाज़ से गूंज उठा और पहलवान नुमा काउंटर मैन जवाना का जोरदार थप्पड़ खाकर उछलकर साइड पर जा गिरा। थप्पड़ की आवाज़ इस कदर जोरदार थी कि वहां उस आवाज़ से गूंज उठा। कहाँ है वो चिड़िया का बच्चा मार्मन? जवाना ने चीखते हुए कहा और हाल पर जैसे यकलक सख्ता सा तारी हो गया। शायद ये उनके तस्वर में भी न था कि मार्मन कलम में आकर कोई अजनबी इस तरह काउंटर मैन को थप्पड़ मारकर इस तरह चीख सकता है। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक साइड की राहदारी से एक देव हैकल आदमी बहरा आ गया। उसके जिस्म पर जैकेट और जीन्स थी, चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात थे। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? उसने हैरत से इधर उधर देखने के बाद जवाना से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा बेहद कड़कदार था। मेरा नाम जवाना है और मेरा ताल्लुक अक्रेमिया की तंजीम मास्टर किलर से है। मैंने मार्मन से मिलना है। जो ये चूहे उसका पता ही नहीं बता रहे, जवाना ने दाढ़ते हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे काउंटर मैन गाल पर हाथ रखे उठकर खड़ा हो गया था। उसका हाथ खून आलूदा हो रहा था, उसका जबड़ा टेढ़ा हो चुका था। मास्टर किलर का जवाना, ओह ओह, तो तुम हो मशहूर जमाना जवाना। ओह ओह, वेरी गुड। मुझे तो खुद तुमसे मिलने का इश्तियाक था। मैंने तो तुम्हारे बड़े किस्से सुन रखे हैं। मेरा नाम मार्मन है, उस कभी हैकल आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफ और जवाना दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। बॉस, इसने? काउंटर मैन ने होठ खींचते हुए मार्मन से कुछ कहना चाहा। शट अप जर्गन, शुक्र करो कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना मास्टर किलर के जवाना को उल्टा जवाब देने वाले दूसरा सांस भी नहीं लिया करते। आओ जवाना, आओ मेरे साथ, खुश आमदीद, मार्मन ने कहा और फिर तेजी से उसी राहदारी की तरफ मुड़ गया जिसमें से वो बरामद हुआ था। और जोसेफ और जवाना दोनों हाल की तरफ देखे बगैर उसके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जिसे ऑफिस के तौर पर सजाया गया था, लेकिन उसकी सजावट में घटियापन नुमाया था। हर तरफ औरतों की बड़ी बड़ी नेमोरियां तस्वीर दीवारों पर लगी हुई थी। एक तरफ रैक था जो शराब की बोतलों से भरा हुआ था। बैठो, मुझे बताओ कि क्या पीना पसंद करोगे? मार्मन ने सोफों की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद वो रैक की तरफ बढ़ गया। शुक्रिया, हम दोनों शराब पीना छोड़ चुके हैं, जवाना ने कहा। तो मार्मन इस तरह झटका खाकर मुड़ा जैसे उसे अचानक हजारों वोल्टेज का ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट लग गया हो। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तसरात उभर आए थे। शराब पीना छोड़ दिया है तुमने? नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि कोई आदमी शराब न पिए और फिर भी जिंदा रहे? मार्मन के लहजे में मर जाने की हद तक हैरत थी। तुम अपने लिए बोतल निकाल लो और यहाँ बैठकर हमारी बात सुनो, जवाना ने कहा। तो मार्मन ने एक तवील सांस लिया और फिर मुड़कर उसने रैक से एक बोतल निकाली और उसे लाकर वो बड़ी सी मेज के पीछे ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल मुंह से लगा ली और फिर उसने उस वक्त बोतल मुंह से हटाई जब आधी से ज्यादा बोतल उसके हलक से उतर गई। हाँ, अब बताओ कैसे आना हुआ है? वैसे ये बता दूं जवाना कि तुम्हारा नाम तुम्हारे काम आ गया है, वरना शायद अब तक तुम दोनों की लाशें गटर में बह रही होती। मार्मन ने बोतल मेज पर रखते हुए तीखे लहजे में कहा। जोसेफ, वो कार्ड कहाँ है? वो निकालो, जवाना ने मार्मन की बात के जवाब देने की बजाय जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। तो जोसेफ ने जैकेट की जेब से एक कार्ड निकालकर जवाना की तरफ बढ़ा दिया। जवाना ने कार्ड मार्मन की तरफ उछाल दिया। ये ब्लैक हॉर्स का मखसूस कार्ड है और ब्लैक हॉर्स के लिए तुम बुकिंग करते हो। इस पर 14 नंबर दर्ज है। बताओ कि ये 14 नंबर कौन है? जवाना ने खुश लहजे में कहा। तो मार्मन ने हाथ बढ़ाकर कार्ड उठा लिया। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए थे। वो इस तरह कार्ड को देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। ये कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला है? मार्मन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जो मैंने पूछा है मार्मन, उसका जवाब दो, जवाना ने कहा। तो मार्मन का चेहरा यकलख्त गुस्से की शिद्दत से बिगड़ सा गया। उसकी आंखों से शोले से लपटने लगे। देखो जवाना, मैं इस किस्म के लहजे का आदी नहीं हूँ।
मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मारमन पर ही हुक्म चलाना शुरू कर दो। अब अगर तुम्हारी ज़बान से तौहीन आमेज़ अल्फाज निकले तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मारमन ने गौसीले लहजे में कहा, मारमन, हम तुमसे लड़ने नहीं आए और ना ही हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है। हम तुमसे सिर्फ ये मालूम करने आए हैं कि ये 14 नंबर कौन है। तुम उसका नाम और पता बता दो और बस हम वापस चले जाएंगे। जवाना के बोलने से पहले जोसेफ बोल पड़ा, और अगर ना बताऊं तो? मारमन ने और ज़्यादा बिगड़े हुए लहजे में कहा। तो फिर ये तुम्हारी बदकिस्मती होगी मारमन। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने बहरहाल उस 14 नंबर से मिलना है। जवाना ने इस बार ठंडे लहजे में जवाब देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की नीम उरियान लिबास में अंदर दाखिल हुई। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती सूख गई हूँ और तुम यहाँ बैठे गप्पे हाँक रहे हो, लड़की ने अंदर दाखिल होते ही इंतहाई जरहाना अंदाज में कहा। ये मास्टर किलर का जवाना और उसका साथी जोसेफ आ गए थे, इसलिए मुझे रुकना पड़ा डियर। और जोसेफ और जवाना, ये मेरी बीवी है मार्गरेट। मारमन ने आने वाली का तारुफ कराते हुए कहा। मार्गरेट के आने से मारमन का बिगड़ा हुआ चेहरा यकलख नॉर्मल हो गया था। मास्टर किलर, नाम तो सुना हुआ है, मार्गरेट ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, हम औरतों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जवाना ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा। तो मार्गरेट का चेहरा बिगड़ सा गया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मार्गरेट की तौहीन करो, मारमन ने यकलख चीखते हुए लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने मेज की दराज से एक भारी सा रिवाल्वर निकाल लिया। लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से चीख निकली और उसने बेख्तियार अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लिया। जवाना ने मेज पर पड़ा हुआ एश ट्रे बिजली की सी तेजी से उठाकर उसके हाथ पर मार दिया था, और उसके साथ ही मार्गरेट भी चीखती हुई उछलकर दूर जा गिरी। जोसेफ ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से एक तरफ उछाल दिया था। उसी लम्हे मारमन के हल्क से चीख निकली और उसका भारी जिस्म मेज पर से घिसटता हुआ एक धमाके से नीचे फर्श पर आ गिरा। जवाना ने हाथ बढ़ाकर उसे गर्दन से पकड़ा और उसे घसीटकर फर्श पर पटक दिया था, और फिर इससे पहले कि वो दोनों उठते, जवाना ने यकलख झुककर मारमन को गर्दन से पकड़ा और दूसरे लम्हे मारमन का जिस्म फिजा में उठता चला गया। मारमन ने बिजली की सी तेजी से दोनों टांगे मोड़कर जवाना के पेट पर ज़रब लगाना चाहिए, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से घटी घटी सी चीख निकली और उसका जिस्म बेहिसो हरकत होकर जवाना के हाथों में लटकने लगा, और जवाना ने एक झटके से उसे सोफे पर पटक दिया। इधर मार्गरेट फर्श पर साकित पड़ी हुई थी और वो बेहोश हो चुकी थी, और ये काम जोसेफ ने किया था कि उठती हुई मार्गरेट की कनपट्टी पर लात जमा दी थी, और एक ही लात मार्गरेट के लिए काफ़ी साबित हुई थी। बोलो कौन है 14 नंबर? जवाना ने मारमन को सोफे पर पटककर उसकी गर्दन पकड़कर अंगूठे से उसकी शाहरक दबाते हुए कहा, और मारमन का चेहरा यकलख स्याह पड़ना शुरू हो गया। उसका जिस्म इस तरह कांपने लगा था जैसे अचानक उसे जाड़े का तेज बुखार हो गया हो। बोलो वरना, जवाना ने घुराते हुए कहा। हापकन नंबर 14 है, हापकन। मारमन के मुंह से खरखराती हुई सी आवाज़ निकली। कहाँ मिलेगा वो, जल्दी बताओ। जवाना की घुराहट और बढ़ गई थी। वो रेड सी क्लब में होता है, रेड सी क्लब में। मारमन ने उसी तरह रुक रुक कर जवाब दिया तो जवाना ने उसकी गर्दन से हाथ हटाया और एक हाथ उसके कंधे पर रखकर दूसरा हाथ उसके सर पर रखा और दोनों हाथों को आहिस्ता सा झटका दिया और दोनों हाथ उठा लिए। उसके साथ ही मारमन बेख्तियार उछलकर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलना शुरू कर दिया। बस चाहता तो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन टूट चुकी होती। मेरा नाम जवाना है, जवाना, लेकिन मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी मार्गरेट को हलाक नहीं किया। जवाना ने घुराते हुए लहजे में कहा। तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। आई एम सॉरी जवाना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, दोस्ती, मारमन ने कहा। जोसेफ, मार्गरेट को होश में ले आओ। अब ये दुरुस्त ट्रैक पर आ गया है, जवाना ने कहा तो जोसेफ ने झुककर एक हाथ से फर्श पर साकित पड़ी हुई मार्गरेट का मुंह और नाक बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो, ये मर जाएगी, मारमन ने तड़प कर उठते हुए कहा। बैठे रहो, जब तुमने दोस्ती की बात कर दी है तो हमें क्या ज़रूरत है तुम्हारी बीवी को हलाक करने की। जवाना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस बिठाते हुए कहा। उसी लम्हे जोसेफ ने हाथ हटा दिया क्योंकि मार्गरेट के जिस्म में हरकत के तसरात ऊपर आए थे। मम, मैं शराब पीना चाहता हूँ,
मारमन ने कहा तो जवाना ने आगे बढ़कर रैक से एक बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलकर उसने बोतल मारमन के हाथ में दे दी। क्योंकि उसकी वो बोतल जो उसने आधी पीकर मेज पर रखी थी उसके जिस्म के मेज पर घिसटने की वजह से लड़कर पीछे कहीं जा गिरी थी। उसी लम्हे मार्गरेट ने कराते हुए आंखें खोली और वो चीख मारकर उठकर बैठ गई। इत्मीनान से उठकर सोफे पर बैठ जाओ मार्गरेट, अब तुम्हारे शौहर ने हमसे दोस्ती की बात की है, इसलिए अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जवाना ने मार्गरेट से मुखातिब होकर कहा। तो मार्गरेट एक झटके से उठी और फिर सोफे पर इस तरह बैठ गई जैसे लड़क कर गिरने से बचना चाहती हो। तुम कौन हो? तुमने तो, मार्गरेट ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। डियर, मैंने इनसे दोस्ती कर ली है, ये वाकई दोस्ती के काबिल हैं, ये लो शराब पियो, मारमन ने हाथ में पकड़ी हुई बोतल मार्गरेट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो मार्गरेट ने झपट कर उससे बोतल ली और मुंह उठाकर उसने इस तरह घटाघट शराब पीना शुरू कर दी जैसे सदियों से प्यासी हो। काफ़ी मिकदार में शराब पीने के बाद उसने बोतल मुंह से हटा ली तो उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। मारमन, क्या तुम उस हाफकन को यहाँ बुलवा सकते हो? जवाना ने मारमन से मुखातिब होकर कहा, जिसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तसरात नुमाया थे। शायद मार्गरेट के चेहरे पर इत्मीनान के तसरात देखकर वो भी मुतमईन हो गया था। मैंने तुम्हें दोस्त कह दिया है जवाना, इसलिए अब तुम मुझ पर एतमाद करो। मैं अब तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे सब कुछ बता दो, मैं अब तुम्हारी खुलकर और पूरी तरह मदद करूंगा। ये कार्ड इंतहाई टॉप सीक्रेट है और इसके गुम होने या किसी दूसरे के हाथ लगने का मतलब उस आदमी की मौत होती है जिसको कार्ड दिया जाता है। उसी लिए तो मैं ये कार्ड तुम्हारे पास देखकर हैरान हुआ था। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला और तुम हाफकन से क्या चाहते हो? मारमन ने कहा, मास्टर किलर ख़त्म हो गई है और मैंने पाकेशिया में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली है। तो वहाँ मेरा और जोसेफ का मास्टर प्रिंस ऑफ डंप है जो पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। उसे पूरे इसरार तौर पर अगवा कर लिया गया है और मरीज जाहिर करके एक चार्टर्ड तैयारे से पाकेशिया से कारमन लाया गया है। यहाँ एयरपोर्ट से उसे एक एम्बुलेंस में किसी कदीम बिल्डिंग टासी में ले जाया गया है। वो एम्बुलेंस वहाँ मौजूद है लेकिन मास्टर गायब है। उस एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट के नीचे ये कार्ड पड़ा हुआ मिला है और ये मालूम हुआ था कि इस कार्ड का तल्लुक कारमन की पेशावर कातलों की तंजीम ब्लैक हार्स से है और तुम ब्लैक हार्स के लिए बुकिंग करते हो, इसलिए हम पाकेशिया से सीधे तुम्हारे पास आए हैं और हमने मास्टर का सुराग लगाना है, जवाना ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। फिर हाफकन ने यह काम ब्लैक हार्स की तरफ से नहीं किया बल्कि एक बैनुल अक़वामी तंजीम VIP के लिए किया होगा। वो यहाँ VIP का एजेंट है और उसके लिए काम करता रहता है, मारमन ने कहा। तो जोसेफ और जवाना दोनों चौंक पड़े। VIP? क्या ये तंजीम कारमन की है? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, ये बैनुल अक़वामी तंजीम है और इंतहाई ताकतवर और खुफिया तंजीम है। ये मखसूस किस्म का असला तैयार करके बड़ी बड़ी पार्टियों और हुकूमतों को सप्लाई करती है। मुझे भी उसके बारे में हाफकन से ही मालूम हुआ था लेकिन मैंने उसमें दिलचस्पी न ली थी क्योंकि मैं ऐसी तंजीमों से एलर्जिक हूँ, मारमन ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर या तो इस हाफकन को यहाँ बुलाओ या फिर हमें इजाज़त दो, हम खुद जाकर उसे मालूम कर लेंगे, जवाना ने कहा। वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो इंतहाई मोहतात आदमी है। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है, मारमन ने कहा और उठकर उसने मेज़ के एक कोने में रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अगर इस फ़ोन में लाउडर है तो उसका बटन ऑन कर दो, जवाना ने कहा। तो मारमन ने इस्पात में सार हिलाते हुए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया और उसके साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ सुनाई दी। रेड सी क्लब, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि बोलने वाले का ताल्लुक जराइम की इंतहाई घटिया सतह से है। मारमन बोल रहा हूँ, हाफकन से बात कराओ, मारमन ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। पप बेहतर, दूसरी तरफ से इसी तरह हल्लाते हुए लहजे में कहा गया जैसे बोलने वाले ने अचानक मौत को अपने सामने देख लिया हो। हेलो, हाफकन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद हाफकन की आवाज़ सुनाई दी। मारमन बोल रहा हूँ, मारमन ने उसी तरह गुर्राते हुए लहजे में कहा। ओह, तुम मारमन, बोलो, क्या कहते हो? क्या कोई नया काम मिल गया है? दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में मुसरत थी।
ہاں، اور خاص تمہارے لیے کام ہے۔ میرے آفس آ جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ $1,00,000 کا سودا ہے، جلدی آؤ، مارمن نے کہا۔ $1,00,000 کا سودا، اور صرف میرے لیے؟ ویری گڈ، میں ابھی آیا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مارمن نے ریسیور رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ ہاپکن آ رہا ہے، اسے میرے آفس بھجوا دو، مارمن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور ایک بار پھر اٹھ کر ریک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریک سے ایک بوتل اٹھائی اور وہ مارگریٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ مارگریٹ، تم نے دیکھ تو لیا ہے کہ اب میں مصروف ہوں، مارمن نے بوتل کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے پروگرام کا کیا ہوگا؟ مارگریٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میں فارغ ہوتے ہی تمہیں پک کر لوں گا، مارمن نے کہا تو مارگریٹ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جوانا اور جوزف خاموش بیٹھے رہے اور مارگریٹ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی، جبکہ مارمن نے بوتل منہ سے لگائی اور کھٹاکھٹ شراب پینا شروع کر دی۔ وہ واقعی بلا نوش شخص تھا۔ آدھی بوتل خالی کر کے وہ صوفے سے اٹھا اور مڑ کر دوبارہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ہاپکن سے خود بات کروں گا، تم بس پارٹی ہو، تم فکر مت کرو، میں اسے سب کچھ اگلوا لوں گا، مارمن نے کرسی پر بیٹھتے ہی جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 25 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی زخموں کے مخصوص نشانات کافی تعداد میں تھے۔ دایاں جبڑا ٹیڑھا تھا، ماتھے کی ایک سائڈ پر زخم کا لمبا سا نشان تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا خاصا مکروہ سا لگتا تھا۔ اس کی بھاری اور آگے کو نکلی ہوئی تھوڑی دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آدمی حد درجہ سخت گیر اور شفاف طبیعت کا مالک ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانپ کی سی چمک تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور جینز تھی، دائیں کلائی پر سرخ رنگ کا کسی دھات کا رنگ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے ایک کان میں چھوٹی سی بالی بھی موجود تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے جوزف اور جوانا کو دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ آؤ ہاپکن، یہ جوزف اور جوانا ہیں، انہی کے کام کے لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے، مارمن نے کہا تو ہاپکن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ بولو کیا کام ہے؟ ہاپکن نے جوانا کو غور سے دیکھ کر اپنا رخ مارمن کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ صرف چند معلومات چاہیے اور $1,00,000 تمہارے ہو جائیں گے، مارمن نے کہا تو ہاپکن بے اختیار اچھل پڑا۔ معلومات؟ کیسی معلومات؟ یہ کیسا کام ہے اور $1,00,000 صرف معلومات کے لیے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاپکن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی وعدہ کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تم نے کچھ بتایا ہے، اور تم جانتے ہو کہ مارمن جو وعدہ کرتا ہے اسے ہر حالت میں پورا بھی کرتا ہے، مارمن نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، بولو کیا معلومات تمہیں چاہیے؟ ہاپکن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ذہنی طور پر بے حد اولجھ سا گیا ہو۔ پاک ایشیا سے چارٹرڈ طیارے پر آنے والے ایک مریض کو تم نے ایک ایمبولینس میں ایئرپورٹ سے وصول کیا اور پھر تم اسے ٹاسی بلڈنگ لے گئے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ مارمن نے کہا تو ہاپکن بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق؟ اور یہ دونوں دراصل کون ہیں؟ ہاپکن نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ ہاپکن اور اطمینان سے بات کرو، اگر تم کچھ نہیں بتانا چاہتے تو بے شک نہ بتاؤ، اس طرح ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہے، تم نہیں بتاؤ گے تو $1,00,000 اور لوگوں کے منہ کھول دیں گے، مارمن نے سرد لہجے میں کہا، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو مارمن، یہ جو کچھ تم معلوم کرنا چاہتے ہو اس کے بتانے پر مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح کی تنظیمیں کس قدر فعال ہوتی ہیں۔ اگر میری جان ہی سلامت نہ رہی تو $1,00,000 کو میں کیا کروں گا؟ ہاپکن نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں حلف دیا جائے کہ تمہارا نام درمیان میں نہ آئے گا تب، مارمن نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے، نکالو $1,00,000، ہاپکن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہ آدمی جسے تم مریض کی صورت میں ایئرپورٹ سے لے کر ٹاسی بلڈنگ گئے تھے وہ اب کہاں ہے؟ جوانا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔
पहले मुझे रकम दो, फिर बात होगी, हाफकन ने कहा। रकम तुम्हें मैं दूंगा हाफकन, तुम बात करो, मारमन ने कहा। क्या बात है मारमन, क्या बहुत ही लंबी रकम मिल गई है तुम्हें कि तुम इस तरह उनके साथ दे रहे हो? वरना तुम जैसा आदमी तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। हाफकन ने हैरत भरे लहजे में कहा तो मारमन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये मेरे दोस्त हैं और बस इतना कहना ही काफ़ी है। तुम जो कुछ जानते हो बता दो, मारमन ने कहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे चीफ प्राइमर की तरफ से हुक्म दिया गया कि मैं किसी अस्पताल की एम्बुलेंस हासिल करके एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। वहां पाक एशिया से एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए एक मरीज और डॉक्टर आ रहे हैं। उन्हें वहां से वसूल करके टासी बिल्डिंग पहुंचा दूं और हर तरह से ताक़ुब और निगरानी का ख्याल रखूं। टासी बिल्डिंग में एक्रेमियन नेवी का एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर आएगा। मरीज और उसके साथी आने वाले डॉक्टरों को उस हेलीकॉप्टर में सवार करा दूं और उसके बाद मैं वापस चला जाऊं। साथ ही मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ये सारा काम मेकअप में करूं ताकि किसी को उसके बारे में मालूम ना हो सके। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मेकअप किया, एक अस्पताल से एम्बुलेंस उड़ाई और एयरपोर्ट से मरीज और डॉक्टरों को उस एम्बुलेंस के जरिए टासी बिल्डिंग पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक्रेमियन नेवी का एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर आ गया। वो मरीज और डॉक्टरों को लेकर चला गया। मैंने एम्बुलेंस वहीं छोड़ दी क्योंकि अब उसे वापस दारुल हुकूमत ले जाना खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि लाजमन अस्पताल वालों ने उसकी चोरी की रिपोर्ट पुलिस को कर दी होगी। हाफकन ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और ये प्राइमर उस तंजीम का क्या है? वो कहाँ रहता है? जवाना ने पूछा। हमारी तंजीम VIP कहलाती है। प्राइमर उसका चीफ है। कहाँ रहता है इसका इल्म किसी को भी नहीं है। सिर्फ मखसूस ट्रांसमीटरों पर वो हदायत देता है, ऐसे ट्रांसमीटर जिन पर सिर्फ वही कॉल कर सकता है। हम अपनी तरफ से कॉल नहीं कर सकते, हाफकन ने जवाब देते हुए कहा। देखो हाफकन, हमने उस मरीज को बरामद कराना है। तुमने जो कुछ बताया है वो हम पहले से जानते हैं और इसे आगे बढ़ने का कोई क्ल्यू नहीं मिलता, और मारमन ने तुम्हें बता भी दिया है। इसलिए या तो कोई ऐसा क्ल्यू दो और उसे कंफर्म करो जिससे हम आगे बढ़ सकें, वरना दूसरी सूरत में रकम तुम्हें नहीं मिल सकती। जवाना ने कहा। क्या तुम वादा करते हो कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा? हाफकन ने होंठ चबाते हुए कहा। हम तुम्हें जानते ही नहीं और ना हमारी तुमसे पहले कभी मुलाकात हुई है, जवाना ने जवाब दिया तो हाफकन बेख्तियार हंस पड़ा। गुड, तुम वाकई इंतहाई समझदार आदमी हो। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें एक क्ल्यू दे सकता हूँ। उस हेलीकॉप्टर का पायलट कास्टिया का रहने वाला ब्लाशर है। ब्लाशर कास्टिया के दारुल हुकूमत में एक मशहूर फ्लाइंग क्लब का मालिक है। उस फ्लाइंग क्लब का नाम भी ब्लाशर फ्लाइंग क्लब है। मैंने एक अरसा कास्टिया में गुजारा है। ब्लाशर अयाश फितरत आदमी है, इसलिए वो कास्टिया में मेरे होटल में आता जाता रहता था और मेरे उससे काफ़ी गहरी दोस्ती रही है। यही वजह है कि जब मैंने उसे एक्रेमियन नेवी के पायलट की यूनिफॉर्म में देखा तो मैं बेहद हैरान हुआ, लेकिन चूंकि मैं मेकअप में था और फिर प्राइमर की हदायत थी कि मैं अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करूं, इसलिए मैंने ब्लाशर से ना ही कोई बात की और ना ही उससे कोई किसी किस्म की शनासाई का इज़हार किया। फिर वो डॉक्टरों और मरीज को लेकर चला गया, हाफकन ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम इस बात को कन्फर्म कर सकते हो? जवाना ने कहा। मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन तुम खुद बताओ कि मैं कन्फर्म किस तरह कराऊँ। इस तरह तो उसे मालूम हो जाएगा, फिर जैसे ही प्राइमर को इत्तला मिली है दूसरा सांस भी न ले सकूंगा, हाफकन ने जवाब देते हुए कहा। तुम उसे फ़ोन करो और उसे पूछो कि तुमने उसे फ़ोन किया था, किसी सौदे की बात करनी थी, लेकिन उसके आदमियों ने बताया कि तुम कारमन दारुल हुकूमत गए हुए हो। चुनांचे मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। वक्त और तारीख भी बता देना जब वो हेलीकॉप्टर पर यहाँ आया था, जवाना ने कहा। लेकिन उसके आदमियों को तो मालूम ही नहीं न होगा कि वो यहाँ आया है, क्योंकि ये काम इंतहाई खुफिया अंदाज में किए जाते हैं। अलबत्ता मैं उससे ये कह सकता हूँ कि मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उससे मुलाकात ना हो सकी थी, हाफकन ने कहा। ठीक है, करो फ़ोन, जवाना ने कहा तो हाफकन ने उठकर मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। क्योंकि लाउडर का बटन पहले ही दबा हुआ था, इसीलिए दूसरी तरफ घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। ब्लाशर फ्लाइंग क्लब, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं कारमन दारुल हुकूमत से हाफकन बोल रहा हूँ, ब्लाशर से मेरी बात कराओ, हाफकन ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ब्लाशर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हाफकन बोल रहा हूँ ब्लाशर, हाफकन ने कहा। ओह तुम,
कैसे फ़ोन किया है, कोई ख़ास बात? बलाशर ने कहा, मैं एक दोस्त का ऑस्ट्रिया भेज रहा हूँ, उसे वहाँ एक्रेमियन फ़ौज के किसी बड़े अफसर से काम है, और चूँकि तुम्हारा फ्लाइंग क्लब है इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हारे एक्रेमियन फ़ौज के अफसरान से यकीनन ताल्लुकात होंगे, तुम उसका काम कर सकते हो। हाफकन ने कहा, किस अफसर से काम है उसे? बलाशर ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं, वो खुद आकर बताएगा। बहरहाल तुमसे अगर हो सके तो उसका काम ज़रूर कर देना। मैंने पहले भी तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन तुमसे बात नहीं हो सकी थी। हाफकन ने कहा, कब? बलाशर ने पूछा। तो हाफकन ने तारीख और वक्त बता दिया। हाँ, मैं एक ज़रूरी काम से ऑस्ट्रिया से बाहर गया हुआ था, बलाशर ने जवाब दिया। ओके, मेरे आदमी का काम ज़रूर कर देना, मेरा ख़ास आदमी है, हाफकन ने कहा। उसे कहो कि वो मेरे क्लब आए और मुझसे मिल ले, अगर मुझसे हो सका तो ज़रूर करा दूंगा उसका काम। और बताओ तुम कब आ रहे हो यहाँ? बलाशर ने कहा, अभी तो मुश्किल है, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द तुमसे मुलाकात हो जाए, हाफकन ने जवाब दिया। और फिर एक दूसरे को गुड बाय कहकर हाफकन ने रिसीवर रख दिया। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हाफकन ने कहा। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, फिर निकालो रकम, हाफकन ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारा कार्ड कहाँ है हाफकन? मार्मन ने कहा तो हाफकन बेख्तियार चौंक पड़ा। कार्ड? कैसा कार्ड? हाफकन ने होंठ खींचते हुए कहा। ब्लैक हॉर्स का कार्ड। मार्मन का लहजा सख्त था। क्या मतलब? तुम क्यों पूछ रहे हो? हाफकन ने कहा तो मार्मन ने मेज़ की दराज से वो कार्ड निकालकर हाफकन की तरफ फेंक दिया जो उसे जवाना ने दिया था। ये देखो कार्ड। क्या ये तुम्हारा कार्ड है? मार्मन ने कहा तो हाफकन का चेहरा बेख्तियार जर्द पड़ गया। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आ गया? हाफकन ने कहा, तुम ये कार्ड उस एम्बुलेंस में छोड़ आए थे जो तुमने टासी बिल्डिंग में छोड़ दी थी, और इस कार्ड की वजह से मेरा नाम सामने आ गया और ये दोनों पाक एशिया से यहाँ मेरे पास पहुँच गए। और ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि इस कार्ड की गुमशुदगी का क्या मतलब होता है, मार्मन ने कहा। और उसके साथ ही उसका हाथ ऊंचा हुआ तो उसके हाथ में साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद था। मगर हाफकन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे ठक ठक की आवाज़ों के साथ ही हाफकन चीखता हुआ कुर्सी समेत पुश्त के बल नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। दिल में उतर जाने वाली गोलियों ने उसे ज़्यादा तड़पने की भी मोहलत ना दी थी, और मार्मन ने एक तवील सांस लेते हुए मशीन पिस्टल वापस दराज में रख दिया। ओके मार्मन, हम तुम्हारी दोस्ती को हमेशा याद रखेंगे। तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया है, अब हमें इजाज़त, जवाना ने उठते हुए कहा तो उसके साथ ही जोसेफ भी उठ खड़ा हुआ। मैं जिसे दोस्त कह दूं जवाना, उससे दोस्ती हमेशा निभाता हूँ। जब भी तुम्हें कारमन में कोई काम हो बिला तकल्लुफ़ मुझे बता देना, मार्मन ने उठते हुए कहा, और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। एक बार पर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों तेज कदम उठाते उसके ऑफिस से बाहर आ गए। अब कहाँ का प्रोग्राम है? जोसेफ ने क्लब से बाहर आते ही जवाना से कहा, हमें फ़ौरन ऑस्ट्रिया पहुँचना है, इसलिए गुलबर्ड को फ़ोन करो ताकि वो फौरी तौर पर ऑस्ट्रिया के लिए कागजात भी तैयार करा दे और तैयारा भी चार्टर्ड करा दे। जवाना ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। आने वाली मज़ीद एपिसोड के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।